मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को आमंत्रित करता हूं रफ्तार बैच के लिए, क्योंकि रफ्तार बैच में आप लोगों को आईआईटी जेईई का हर वो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जहां से आईआईटी जेईई के पेपर में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, आज के हमारे गोल क्या हैं और किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे इस बैच में। तो मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और उसके बाद जब हम उनमें महारता हासिल कर लेंगे उसके बाद हम वो क्वेश्चन लगाएंगे जो आईआईटी जेईई के पीवाईक्यू थे या आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू थे। और सुनो, ये बैच सिर्फ उनके लिए नहीं कि वो आईआईटी जेईई तक ही क्वेश्चन होंगे सर, इसमें आईआईटी एडवांस का तड़का भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन और जानेंगे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और क्या इनका रोल है, कि क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है जो हमारे काम आने वाली है। देखते हैं भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, आप लोग जानते होंगे, सुना होगा आपने फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, जैसे वॉल्यूम, जैसे मास, जैसे एनर्जी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम क्या कहते हैं बेटा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट ये दो टाइप की होती हैं, आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइप की है। अगर आप ये बेसिक चीजें फॉलो कर पाए तो आप लोगों के क्वेश्चन करने के जो एक्यूरेसी है, जो क्वेश्चन करने की संभावना है, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जरा देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली दो टाइप की होंगी बेटा, एक होंगी एडिटिव प्रॉपर्टी और दूसरी होंगी नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। और आप देख पाएंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज के नाम से ये बात हमें पता लग रही है कि ऐसी प्रॉपर्टी, सर ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम ऐड कर सकते हो उनको हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। राइट, क्या बोलेंगे उनको हम, एडिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी भाई, सोच कर देखो यार, सोच कर देखो कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी जिनको हम जोड़ सकते हो। उदाहरण के लिए समझिएगा, मान लीजिए कि आप लोग किसी मार्केट से जा रहे हैं और मार्केट में आपने एक झोला लटकाया हुआ है। झोला लटकाते हुए आपने देखा कि मुझे तो आलू खरीदने थे, आप लोग आलू वाले के पास गए, आपने 1 किलो आलू लिए और 1 किलो आलू लेने के बाद आपने जो है उस झोले में 1 किलो आलू डाल दिए। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़े, आपको लगा मुझे तो संतरे भी लेने भाई, तो आपने उस संतरे वाले को कहा कि भाई 1 किलो संतरे भी दे दे, और आपने उससे 1 किलो संतरे लिए और अपने झोले में डाल लिया। आगे आप और आगे चले, आपने सोचा कि यार आज तो आम खाने का भी मन हो रहा है, क्योंकि आम मेरा भी फेवरेट है, तो आम खाने का मन हो रहा है, तो आप आम वाले के पास गए। उसको कहते हो बेटा, मतलब बेटा क्या बोलोगे, है ना, उसको तो बोलोगे भैया आप जो है 1 किलो आम दे दो। तो जब वो आपको 1 किलो आम देगा उसको भी आप अपने झोले में डालोगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपके झोले में टोटल वेट कितना हो गया। आप कहोगे सर हमारे झोले में तो अब 3 किलोग्राम हो गया। मैंने पूछा कैसे, कि सर 1 किलोग्राम आलू डाले थे, 1 किलोग्राम हमने ऑरेंज डाले थे और 1 किलोग्राम हमने क्या, मैंगो डाले थे। यानी आपने कैसे बताया कि वो 3 किलो हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं मास को ऐड किया जा सकता है। इसी वजह से मैं कहूंगा कि एडिटिव प्रॉपर्टीज वो होंगी जिनको हम ऐड कर सकते हो, जैसे कि मास। दूसरा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, अब कोई दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए बेटा जिसको हम ऐड कर सकते हो। जैसे जैसे आपका दिमाग दौड़ेगा आपको तुरंत याद आएगा सर वॉल्यूम। अगर मैं 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिला दूं तो टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगी सर, और उस 2 लीटर में मैं अगर 1 लीटर जूस मिला दूं तो अब टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगी सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वॉल्यूम को भी ऐड किया जा सकता है, वॉल्यूम को भी ऐड किया जा सकता है। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई, वॉल्यूम भी एडिटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ही आ गई। और सोच कर देखो, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, और क्या हो सकती है। चलिए मैं आइडिया देता हूं, आप लोगों को एरिया के बारे में सोचना। एरिया का मतलब क्षेत्रफल के बारे में सोचना है और आइडिया लगाना है कि जैसे जैसे चाइना की बात करते हैं, चाइना अपने आसपास के जितने भी देश हैं उनका छोटा मोटा एरिया को ऑक्यूपाई करता रहता है। छोटे छोटे एरिया को ऑक्यूपाई करते 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 उसने एक लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है और अपने एरिया को बढ़ा लिया है। आप सोच कर देखो, जब छोटा 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 एरिया जुड़ता जाएगा तो एक बड़ा एरिया में ऐड होगा कि नहीं होगा।
आप कहोगे सर बिल्कुल सही, ऐसा तो होता है। अगर ऐसा होगा तो मैं कहूंगा एरिया भी आपके पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ही आएगा। और सोच कर देखो, जो आप सोच सकते हो सोच कर देखो। अब आपके माइंड में आएगा सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी भी ना एनर्जी की वजह से ही काम करती है। अगर वो एनर्जी नहीं हुई तो हम काम नहीं कर पाएंगे सर। और हम एनर्जी हमें वो कहां से मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें वो खाने से। और खाने से कैसे मिलेगी भाई? आप पूरे दिन की अगर एनर्जी की बात करोगे तो कैसे मिलेगी? आपने सोचा कि सर सुबह मैंने दूध पिया, 2 पराठे खाए और उनसे मुझे 500 किलो जूल एनर्जी मिल गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। फिर आपने लंच किया और लंच में आपने 4 रोटी खाई, सब्जी खाई और उससे भी आपको 500 किलो जूल एनर्जी मिल गई। शाम को आपने डिनर किया, डिनर में आपने कुछ खाया और उससे भी आपको 500 किलो जूल एनर्जी मिल गई। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपकी बॉडी के अंदर टोटल कितनी एनर्जी गई? आप कैसे कहोगे? अच्छा ब्रेकफास्ट में 500, लंच में 500, डिनर में 500 और बीच में ये चटर पटर कुछ कुरकुरे भी खाए होंगे तो 200 इनका मिला लेते हैं, तो सर कहीं ना कहीं 1700 किलो जूल एनर्जी हमारे अंदर आ गई होगी। ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब मैं आपसे टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो आपने सारी एनर्जीज को जोड़कर बताया मुझे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ एनर्जी भी क्या हो गई बेटा जी? एक एडिटिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं? आप कहोगे यस सर यह बात सही है कि एनर्जी भी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। और कुछ सोच के देखो, जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया, फोर्स के बारे में सोचो कि फोर्स क्या होता होगा। सोचो जितना सोच सकते हो सोचो कि फोर्स क्या हो सकता है, एडिटिव की नॉन एडिटिव। अब मैं आपको एक फील देता हूं। मान लो ये बोर्ड है और ये बोर्ड किसी दीवार से टकराया हुआ है। मैं इस पर पूरी ताकत लगा रहा हूं कि भाई दीवार गिर जाए, दीवार गिर जाए, दीवार गिर जाए। तो क्या दीवार गिर जाएगी? आप कहोगे नहीं सर, आपके अंदर इतनी पावर ही नहीं है। फिर मैं फोन करता हूं, हाय भाई राजवंत, हेलो हेलो, आओ जल्दी दीवार गिरानी है। तो आए, राजवंत भी आ गए, हम दोनों ताकत लगाने लगे तो हमसे तब भी नहीं टूटी। मैंने कहा कि यार तू कैसी ताकत लगा रहा है, क्या खाता रहता है तू, तेरी ताकत खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मुझसे और राजवंत से दोनों से ही काम नहीं हुआ, मैंने फोन किया, हेलो हाँ भाई थोर, आओ जल्दी से, हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो मैं भी फोर्स लगा रहा हूं, राजवंत भी फोर्स लगा रहा है, उधर से थोर भी आ गया, हमने हल्क को फॉर्म भी कर लिया, हल्क भी आ गया। तो जितने सारे लोग आएंगे जब उस वक्त दीवार को गिराएंगे तो इनके जो दीवार पे लगने वाला नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? आप कहोगे सर अब थोड़ा फील हो रहा है कि दीवार पर लगने वाला नेट फोर्स आप सभी लोगों के फोर्स का एडिटिव होगा, आप सारे लोगों के फोर्स का समेशन होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि फोर्स भी हमारे पास क्या होगा बेटा जी? फोर्स भी क्या होगा हमारे पास? फोर्स भी हमारे पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी होगा। अब सोचिए, अब ये मैंने फील दिलाई आपको एडिटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर मैं बात करूंगा उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो नॉन एडिटिव होगी। सोचिए कौन सी हो सकती हैं? कौन सी प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव हो सकती हैं? सबसे पहले मैं ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो। जैसे टेम्परेचर। अब मैं आपको टेम्परेचर की बात बताता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे टेम्परेचर एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मान लीजिए कि आप लोग अपने घर में एक कमरे में बैठकर आईपीएल का मैच देख रहे हो या फिर T20 वर्ल्ड कप देख रहे हो, और आपके उस कमरे में आप हो, आपकी बहन है, आपके मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, 6 लोग बैठे हुए हैं और रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री। गर्मी तो चली रही है थोड़ी थोड़ी, तो भाई आप क्या कहोगे? 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि भाई तुम्हारे रूम का टोटल टेम्परेचर कितना है? एक बच्चा खड़ा हुआ, सर 180 डिग्री। बेटा अगर 180 डिग्री हो गया ना धुएं निकलेंगे आगे पीछे से, ठीक है? तो 180 डिग्री नहीं हो सकता, कभी रूम का टेम्परेचर 180 नहीं हो सकता। फिर आपको क्या समझ में आएगा? अरे नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 30 डिग्री है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हारे पास कितना टेम्परेचर है, तो वो भी कहेगी कि मुझे भी 30 डिग्री फील हो रहा है। फिर उसने अपनी मम्मी से पूछा तो वो कहेगी मेरे पास भी वो 30 डिग्री हो रहा है। तो आप फील कर देखोगे कि जो ये टेम्परेचर है ये किसी की अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सभी के लिए क्या है? कांस्टेंट है।
और जब वो सभी के लिए कांस्टेंट है तो उसको आप जोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं बता सकते कि उस रूम के अंदर 180 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा, राइट, क्योंकि हर एक के लिए वो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। तो यहां से हमें ये फील आई कि टेम्परेचर वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम जोड़ नहीं सकते, राइट। आगे देखिए, कोई और कहानी सोचिए। अब दूसरी कोई प्रॉपर्टी सुनिए। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, प्रेशर। एग्जांपल आप खुद बनाइए, एग्जांपल आप खुद बनाइए, सोचकर देखिए कि प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी होगी। आपको लगेगा सर मुझे ऐसा लगता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है हमारे आसपास, वो हमारे ऊपर 1 atm का प्रेशर अप्लाई करती है, राइट। और वो हमारे ऊपर अगर 1 atm का प्रेशर अप्लाई करेगी और हम सेम उसी रूम में बैठकर आईपीएल का मुंबई इंडियंस का दूसरा मैच देख रहे हैं सर, और 6 लोग थे, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आपके ऊपर लगने वाला टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो आपका जवाब 6 atm ना होकर 1 atm ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके ऊपर भी 1 atm, आपकी बहन के ऊपर भी 1 atm, आपके पापा के ऊपर भी 1 atm, आपकी मम्मी के ऊपर भी 1 atm, आपके दादा के ऊपर भी 1 atm, आपकी दादी के ऊपर भी 1 atm, यानी सभी के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई होता है, उनको ऐड नहीं कर सकते आप लोग। तो ये हमें फील आई कि सर हां, अब हमें समझ में आया कि फिजिकल प्रॉपर्टी 2 टाइप की होंगी सर, एक वो प्रॉपर्टी जिनको ऐड किया जा सकता हो और एक वो प्रॉपर्टी जिनको हम ऐड नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट होती है, राइट। यानी जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है भाई, वो आपके पास नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, कोई ऐसे तो बहुत सारी हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, डेंसिटी भी उनमें एक है, लेकिन यहां पर मैंने वही एग्जांपल लिखवाए हैं बेटा जी। हो सकता है कि जो अभी तक आप लोगों ने देख लिए हो, अपने किसी बुक में पढ़ लिए हो, ठीक है भाई। अब इन प्रॉपर्टीज का हम धीरे धीरे केमिस्ट्री में रोल समझाएंगे और कैसे कैसे दुनिया में इनका यूज हुआ, कैसे कैसे केमिस्ट्री में इनका रोल होता है। जब हम केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको एक थ्योरीज के बारे में बताऊंगा, एक बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा। जब एक बहुत पुराना टाइम था, स्टार्टिंग में मानिए कि बहुत पुराने टाइम में, लाखों करोड़ों साल पहले, जब बिग बैंग थ्योरी हुई होगी, तो इतना हाई टेम्परेचर था, इतना हाई टेम्परेचर था कि कोई भी चीज आपके पास गैसियस स्टेट में, बोर्न आइंस्टीन स्टेट में मतलब थी ही नहीं, सब ऐसे मान लो कुछ था ही नहीं। और सबसे पहले इस धरती पर एक चार्ज डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? एक चार्ज डेवलप हुआ। आपको लगा सर चार्ज डेवलप हुआ होगा, ये कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस वाले पेन को ऐसे रब करता हूं, 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 और मैं रब करते हुए इसको मैं छोटे पार्टिकल के पास लेके जाता हूं, तो ये पेन उन कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही क्या हुआ बिग बैंग में? सबसे पहले एक चार्ज डेवलप हुआ। जब वो डेवलप हो गया तो उसके अपोजिटली चार्ज कोई दूसरा पार्टिकल भी उसके चारों तरफ सराउंडिंग में चक्कर काटने लगा, उसके साथ मिलकर एक स्पीसीज बनाई उन्होंने और उसका नाम था हाइड्रोजन। तो दुनिया में सबसे पहले आने वाला क्या था बेटा जी? एटम, हाइड्रोजन। और अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो सबसे छोटी चीज होती है वो होती है एटम। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारी दुनिया इन्हीं से मिलकर बनी है। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से पॉलीमर, पॉलीमर से आगे सेल बनती हैं, सेल से हमारे जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, बॉडी बनती है, राइट। तो जरा देखिए, अगर मैं किसी भी एटम की बात करूं तो एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आप लोग जानते होंगे कि इसके बाहर सेल्स होती हैं जिनके अंदर क्या रहता है? जिनके अंदर रहता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन। बेसिक से समझिएगा। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि एटम के अंदर ये 3 टाइप के पार्टिकल हैं जनरली जो हम देख पाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एटॉमिक मास क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि एटॉमिक मास जो है, यानी मास जो है, वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। और जब एटॉमिक मास अगर हम कैलकुलेट करने लगे किसी का भी, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास टोटल मास हमें कैलकुलेट करना है तो हमें प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास और प्लस इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करना चाहिए। बट आप लोगों ने 9th क्लास में या 10th क्लास में जब फॉर्मूला पढ़ा होगा या 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा था कि सर हमने तो A = P + N पढ़ा है, आप कह रहे हो P + N + E। देखो स्टार्टिंग में फॉर्मूला यही था, P + N + E, बट बाद में हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम पाया गया। इलेक्ट्रॉन का मास
प्रोटॉन के कंपेयर में, न्यूट्रॉन के कंपेयर में इतना कम था कि आप इलेक्ट्रॉन के मास को अगर जोड़ोगे भी नहीं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा देखिए कैसे। हम लोग जानते हैं कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, राइट। और मुझे पता है कि एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, सेम यही 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, राइट। और यदि मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन के मास की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। तो आप लोग फील कर पाएंगे कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है ना, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास के। क्योंकि यहां पर अगर आप इसको 10 की पावर 27 में कन्वर्ट करोगे माइनस में, तो 0.00091 लिखना पड़ेगा, जिसको आप इसमें ऐड करो या ना करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और जो आपके पास एटॉमिक मास होता है वो P+N आ जाता है, राइट। तो जरा देखिए सर, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि एटम के अंदर ऐसे हुआ, एटॉमिक मास ये हुआ। आप हमें एक और बात बताइए कि जो एटम है इसका आगे क्या रोल होगा। तो जरा देखिए, यहां पर मैं कहानी बता रहा हूं आपको मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास की। तो जरा देखो, हम लोग ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो हमारे पास एटम होगा प्लस एटम होगा, अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे एटम जुड़ते चले गए, मतलब n नंबर ऑफ एटम जुड़ते चले गए, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बनेगा यहां पर, सोच कर देखो क्या बनेगा। आप कहोगे सर अगर मैं एटम एटम को जोड़ता जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। और हम लोग ये बात जानते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर ये सारे के सारे एटम होंगे। यानी अगर मैं मॉलिक्यूल के मास की बात करूंगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, बोलो। आप कहोगे सर मॉलिक्यूल के मास को तो हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। और जब मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने जाऊंगा तो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम्स का अगर मैं एटॉमिक मास को ऐड कर लूं तो क्या मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर लग तो रहा है, एग्जाम्पल दीजिए तब समझेंगे हम, ऐसे तो हम बुद्धिप्रस्त हमें नहीं आता है। तो जरा देखो, प्लीज देखो। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की, तो जरा देखिए क्या होगा। इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे उनके एटॉमिक मास का समेशन करना है। तो मैं लिखूंगा द समेशन ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present विद इन अ मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी के सभी जो आपके पास एटम होंगे उनका एटॉमिक मास अगर जोड़ लूं तो मेरे पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा बेटा जी, मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप आप लोग ये बात समझ चुके हो कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। चलो अब सोच कर देखते हैं कि भाई ये जो मॉलिक्यूलर मास है ना, ये कैसे कैलकुलेट करते होंगे। तो चलो देखते हैं भाई एक दो एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इसके अंदर कितने एटम होंगे और किन किन का हमें समेशन करना चाहिए ताकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकल जाए। तो जरा देखिए बेटा, अगर मुझे H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ H2O क्या होगा कि भाई इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, 2 इंटू में H। और एक इसके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे सर 1 इंटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, राइट। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, तो 2 इंटू में यहां पर क्या लिखेंगे 1, और ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, सभी को बताना है। आप लोग कहोगे सर ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो मैं यहां पर करूंगा क्या, 1 इंटू में 16 इक्वल्स टू 2 को जब 16 में जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 80। क्या आएगा मेरे पास, 18। अब इस 18 को मैं कैसे लिखूं सर, प्लीज बता दीजिए ना। तो जरा देखो, इसको लिखेंगे हम यूनिफाइड की फॉर्म में और एएमयू की फॉर्म में। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिफाइड और एएमयू कहां से आए।
कैसे आए, क्या इनकी वैल्यू होती है, लेकिन पहले आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, और मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहता हूं। तो आप लोग देखेंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल है। आप ऐसा करिए कि हमें दिख रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन है, और मैं जब इसका मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा तो कैसे लिखना पड़ेगा, 2 इंटू में कार्बन जितने भी टाइम्स आएगा, 4 हाइड्रोजन है तो मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हुए, आप कहोगे सर 2 है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू में ऑक्सीजन, राइट, ऐसे लिख लेना है। और हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो कितना होगा, 12, तो यहां पर कितना लिखेंगे, 2 इंटू में 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा, 1, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4 इंटू में 1। और जब हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन का कितना आएगा, आप कहोगे सर ऑक्सीजन का तो आगे हमारे पास 16, तो आप यहां पर 16 पुट कर दोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास आएगा कितना, 24 प्लस के 4 प्लस के 32 इक्वल्स टू कितना आया, 60 यूनिफाइड, 60 यूनिफाइड। चलिए आई होप आप लोगों को मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि जब हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आ गया है तो प्लीज अब हमें बताइए कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है ऑफ और मोलिकुलर फॉर्मूला है ये कैसे कैलकुलेट करते होंगे हम, क्या होता होगा ये। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं भाई, सुन लीजिए पहले ध्यान से, कि जब आप परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे आएंगे आईआईटी जेईई में। मान लीजिएगा आपके पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा जी, मोलिकुलर फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें देना है कि ये आपको क्या करना है, गिवन होगा किसी क्वेश्चन के अंदर, और जब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता होता है ना तो आप उससे 2 चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। क्या क्या, एक तो आप निकाल सकते हो पहली चीज उसका मोलिकुलर मास, उसका मोलिकुलर मास, और दूसरी चीज अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं तो वो क्या होगी, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, ध्यान से देखिएगा बेटा जी, परसेंटेज कंपोजिशन और मोलिकुलर मास में दोनों फाइंड कर सकता हूं जब किसी क्वेश्चन के अंदर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा होगा। एग्जांपल के लिए देखिए, आपको मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए पीछे, एसिटिक एसिड का दिया और H2O का दिया। मान लीजिएगा आपको मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो H2O, तो आप बहुत आसानी से ऐसे अप्लाई करेंगे और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। सेम टू सेम अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने इसकी हेल्प से मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लिया। सेम टू सेम अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, परसेंटेज जो कंपोजिशन है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो जरा देखो भाई, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब आप लोग 8th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, तो कोई पेपर हुआ और वो पेपर में 100 मार्क्स का पेपर था और आपके 80 मार्क्स आए और आपसे पूछा गया कि यार तुम्हारे कितने % मार्क्स आए, आप कहते हो सर 80% मार्क्स आए। कैसे कहते होंगे कि जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको आप अपॉन में ऊपर लिखते होंगे एज अ न्यूमरेटर, और टोटल मार्क्स को आप नीचे लिखते होंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देते होंगे 100 से। सेम उसी कॉन्सेप्ट से आपको परसेंटेज कंपोजिशन भी निकालना है। कैसे निकालोगे जरा देखो, मान लो मेरे पास, इधर देखो यार, इधर देखो, मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप भाई 2 चीजें इस मोलिकुलर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या होगा, मोलिकुलर मास, जो कि हम बहुत आसानी से कैलकुलेट करना सीख गए हैं कि सर इसके अंदर 2 कार्बन है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 इंटू में कार्बन। फिर मैंने देखा कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहोगे सर 4, तो यहां पर लिखूंगा मैं 4 इंटू में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने होंगे, आप कहोगे सर 2 है, तो मैं लिखूंगा कितना बेटा जी, 2 इंटू में ऑक्सीजन। तो जरा देखिए, हम लोग कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो जानते ही हैं, वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू में 12 प्लस 4 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 16, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 60 यूनिफाइड, राइट। तो एक तरीके से हमने मोलिकुलर मास तो कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके परसेंटेज कंपोजिशन की। आप पहले ये सोचिए कि इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप के एलिमेंट हैं। ध्यान से देखना, कितने टाइप के एलिमेंट हैं।
आप कहोगे सर इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। तो आप लोगों को सिंपली यही करना है, कार्बन का भी निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन का भी निकालना पड़ेगा और ऑक्सीजन का भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप जरा देखो, अगर मैं कार्बन की परसेंटेज निकालता हूं तो मुझे पता है कि टोटल मास हमारे पास, अगर इसका मोलिकुलर मास कितना है 60, तो मोलिकुलर मास को तो मैं ऐसे रखूंगा बेटा जी, डिवाइड करूंगा। अब यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा कि भाई n इंटू में नंबर ऑफ कार्बन, n का मतलब क्या है कि इस मोलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। और कार्बन क्या होगा, ये कार्बन का एटॉमिक मास को बोलेंगे और इंटू में 100। इसी फॉर्मूले को आप फॉलो करते जाइए, सबके परसेंटेज निकलते जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा अगर मैं यहां से कार्बन का परसेंटेज निकाल रहा था, मुझे पता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन है, तो मैं लिखूंगा 2। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, आप कहोगे सर 12, तो यहां पर आप 12 पुट करोगे। मॉलिक्यूलर मास कितना आया, आपने देखा सर 60 है, तो यहां पर 60 पुट कर दिया। अब आप करोगे इंटू में 100, तो आपने 100 लिख दिया। अब क्या होगा सोच कर देखो, आप कहोगे सर सिंपल मैथमेटिक्स है, यूज कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 16 1 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो हमारे पास 40% आ गया। अब इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो आपके पास एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है, वेट बाय वेट, मास परसेंटेज होता है ये, मोल परसेंटेज नहीं, मास परसेंटेज, कि अगर उसका पूरा मास इतना रहा होगा तो उसमें से 40 ग्राम मास तो कार्बन का ही था सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब मुझे निकालना है हाइड्रोजन का परसेंटेज उसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n इंटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां n क्या होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन और h क्या होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, डिवाइड बाय क्या करूंगा बेटा जी मॉलिक्यूलर मास, और इंटू में क्या आ जाएगा 100। राइट और रॉन्ग, आपको कहे यस सर ऐसा करना पड़ेगा। चलिए आप मुझे बताइए इस फॉर्मूले के अंदर कि जो आपके पास एसिटिक एसिड था बेटा, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। आप कहोगे 3 यहां पर थे, 1 यहां पर था, तो कितने हो जाएंगे 4। तो मैंने क्या काम किया 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 1, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 60, और इनटू में 100 आप ऐसे कर देना। अब जरा देखो, अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा तो 1 0 से आप 1 0 कैंसिल आउट कर लोगे, 4 10 जा कितना होगा 40, और नीचे क्या लिखोगे 6। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हम लोग जानते हैं कि 6 6 जा कितने होते हैं 36, तो यहां पर मैंने लिखा 6, पॉइंट लगाऊंगा, रिमाइंडर मेरे पास 4 था, उसके बाद 0 कंसीडर कर लूंगा, तो फिर 36, यानी ये 6.66% जो है आपके पास हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगर मेरे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो, तो देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज 2 तरीके से निकल सकता है। अगर आपके पास आपने पूरे कंपाउंड में सबके परसेंटेज निकाल लिए हैं और लास्ट वाले कंपाउंड, लास्ट वाली स्पीसीज का आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या काम करना है 100 में से जितने भी आपके पास स्पीसीज हैं उनमें से उनको ऐड करके घटा लेना है और लास्ट वाली स्पीसीज का आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। या फिर सिंपली आपके पास यही तरीका रहेगा, क्या जरा देखिए, n इंटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलर मास, और इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा 100। n कितने थे बेटा जिस कंपाउंड के अंदर, आप कहोगे सर 2 थे, धैर्य बनाकर रखिएगा भाई, 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा, आप कहोगे सर 16, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप कहोगे 60, और इंटू में क्या करेंगे 100, और जैसे आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बड़ो, आप कहोगे सर ये हमारे पास आएगा 53.34 के आसपास, क्योंकि ये हमारे पास 40% है और ये 6.6, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 53.34। तो जरा देखो दोनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है उसका आपको मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, आपको मोलिकुलर मास निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हैं तो भी आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ। जैसे जरा देखिए, क्या अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम है
एथीन C2H4। और मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है भाई, C2H4, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करिए और आप लोग इसका कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन भी निकालो। तो आप बड़ी स्पीड के साथ निकालोगे। अब कैसे कि सर अगर मुझे इसका मोलिकुलर मास फाइंड करना हो तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर 2 कार्बन है तो 2 इंटू में कार्बन, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू में हाइड्रोजन, ऐसे मान लेंगे। हम लोग जानते हैं कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 2 इंटू में 12 प्लस 4 इंटू में 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बेटा, सॉरी 428, कितना आ जाएगा 28 यूनिफाइड। अब जरा देखो, जब हमने इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लिया है, राइट, अब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इसका परसेंटेज कंपोजिशन। और मुझे पता है कि इसके अंदर 2 ही टाइप के एलिमेंट हैं, तो अगर मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना हो तो क्या सिखाया था मैंने कि n इंटू में कार्बन, यानी n होंगे क्या उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिवाइड बाय क्या करेंगे मोलिकुलर मास, इंटू में क्या करेंगे 100। ऐसा ही करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जरा देखो, हमने देखा कि 2 कार्बन थे, कार्बन का एटॉमिक मास 12, यहां पर कितना हो जाएगा 28 इंटू में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा बेटा जी वो 85.72 आएगा। कितना आएगा 85.72 परसेंटेज। और सेम इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा तो आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है तो यहां पर हम 4 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख लें क्या, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे क्या इसका मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दें क्या, तो आपको करना पड़ेगा। क्या इंटू में 100 कर दें क्या, अरे आपको करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा कर दोगे तो जरा देखो क्या होगा, जरा देखो क्या होगा। 4 इंटू में 1 प्लस यहां पर आप लिखेंगे 28 इंटू में 100, और जब आप सॉल्व करेंगे ना बेटा तो आपके पास आएगा 14.28 परसेंटेज। तो मेरा जो पहला टास्क था, क्या टास्क था मेरा, कि मुझे आपसे ये सिखाना था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कैसी कैसी होती हैं, एडिटिव और नॉन एडिटिव, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करो आगे किसी और चैप्टर में भी, चाहे वो स्टेट्स ऑफ मैटर हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, आपको ये पता रहेगी किसको ऐड करना होता है और किसको ऐड नहीं करना होता। दूसरी चीज, हम जब बेसिक बेटा जी केमिस्ट्री के अंदर आए हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि पूरी केमिस्ट्री में हम कंपाउंड की स्टडी करते हैं, एलिमेंट की स्टडी करते हैं, तो वो कंपाउंड किस किस सर मिलकर बने। तो हमने देखा कि सर वो एटम से मिलकर बने। एटम के बाद हमने जाना कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास के बारे में जानते हुए हमने साथ साथ में मोलिकुलर मास भी पढ़ा, और हम लोगों ने ये पता लगाया कि जैसे जैसे एटम कंबाइन होते हैं और एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, और हम लोग जानते हैं कि मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल का जो मास है उसके अंदर प्रेजेंट सभी एटम के एटॉमिक मास का समेशन है। वही मैंने आपको बेटा जी क्या पढ़ाई, डेफिनेशन, और वही मैंने आपको करके दिखाया। चलिए, जब आपके पास ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला फॉर्मूला या मतलब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, अब इसके जो कॉन्सेप्ट है मतलब दूसरे वाले, मतलब इसकी जो रिवर्स प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसकी रिवर्सिबल प्रॉब्लम जो है देखेंगे। कैसे, जरा देखिए, हमें दिया क्या गया है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन जो है बेटा जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, यहां पर एग्जाम्पल हो गया तो उसको एग्जाम्पलर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, अब बड़ा खतरनाक है भाई, इधर देखो, इधर इधर ई इधर आर, हो गया एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है बेटा जी, और इसमें कहा गया कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो मैं ये जानता हूं कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर सबसे पहला काम होगा मुझे मोलिकुलर मास फाइंड करने का, और मोलिकुलर मास क्या होगा CO2 का, कि सर 1 इंटू में कार्बन प्लस के 2 इंटू में ऑक्सीजन, ऐसा कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा। आप कहोगे बेटा जी अयो ये तो मेरे को 12 पता जी, तो मैं यहां पर 12 पुट कर दूंगा। उसके बाद 2 इंटू में ऑक्सीजन का कितना होगा, आप कहोगे सर कुछ तो याद आ रहा है, हाँ सर 16 रख दीजिए। मैंने 16 रख दिया, और मैंने कहा कि टोटल कितना होगा, जोड़ लो। आपने कहा कि सर बड़ा खतरनाक था ये तो, 44 आ गया सर, क्लियर हो गया सर। मैंने कहा ठीक है, यही करना है तुम्हें। आगे जरा देखो,
जब आप मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे, आपको कार्बन का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे? कार्बन का परसेंटेज निकालते हुए एक कार्बन है इसके अंदर, तो 1 में कार्बन का एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास और इनटू में 100 ऐसा कर लोगे तो आप कहोगे सर इतना तो कर लेंगे, इतने भी नालायक नहीं है जितने आप सोच रहे हो। तो मेरे प्यारे गधो, जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो कार्बन की जगह पर 12, मोलिकुलर मास की जगह पर 44 इनटू में 100, और जब इसको सॉल्व करूंगा ना तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 27.27%। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल है, टफ कुछ नहीं है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये जो आपको माइंड में रहता है कि मोल कॉन्सेप्ट तो सर बहुत टफ है, पहले भी समझ नहीं आया था, अब भी समझ में नहीं आएगा, तब भी समझ में नहीं आया था, पर इस टाइप का जो माइंडसेट रहता है आपको, ऐसा आपको मान के नहीं चलना है। मोल कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में इजी मान लेना है, क्योंकि इजी हम इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को परसेंटेज निकालना आ गया। अब कहानी कुछ अलग है। कहानी क्या है जरा देखिए, एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में, रिवर्सिबल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रॉब्लम क्या होंगी उनको मैं थोड़ा बता देता हूं, जरा देखिए, प्लीज समझिएगा। मान लीजिएगा आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये टास्क होंगे जो आपको मिलेंगे, ठीक है भाई। उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करा होगा, गिवन परसेंटेज मिलेगा। गिवन परसेंटेज आपको क्या दे रखा होगा सर, या मैं परसेंटेज कंपोजिशन की बात करूं, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन जो होगा वो पहले से गिवन होगा, और वो आपसे दो चीजें पूछेगा। क्या पूछेगा जरा देखो, कि भाई या तो आप उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, क्या निकालो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, और या फिर आप उसका बेटा जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। ये दो चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी, या तो आप उस स्पीशीज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो या फिर आप उस स्पीशीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। देखो बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी और साथ साथ में आपको मोलर मास भी उस कंपाउंड का यानी मॉलिक्यूलर मास भी गिवन होगा। उल्टा क्वेश्चन हो गया। जरा देखो, पहले हमने क्या करता था, पहले हमारे पास किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता था, हम परसेंटेज निकालते थे, हम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। इससे पहले भी आप देखोगे हमें C2H4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, हमने इसका परसेंटेज निकाला, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। आप पहले भी देखोगे हम अभी तक क्या करते आए थे बेटा, कि हम लोगों ने एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाला और हमने इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाला, राइट। ये टास्क हम करते आ रहे थे। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि रिवर्स प्रॉब्लम में क्या होगा, कि आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। अब जरा देखो, इसको करने के लिए आपको कुछ स्टेप नंबर बाय नंबर याद होने चाहिए। पहला स्टेप क्या होगा जरा देखो, पहला स्टेप क्या होगा जरा देखो। पहले स्टेप में आपको यूनिट्स निकालनी है, या इनको हम रिलेटिव मोल्स भी कहते हैं। क्या निकालनी है, यूनिट्स। अब आपके माइंड में आएगा सर ये यूनिट जो है क्या होती है। यूनिट कुछ नहीं है, फार्मूला होता है बहुत सिंपल सा, कि जो भी आपको गिवन परसेंटेज दे रखा है किसी भी स्पीशीज का, आप उसको उसकी ही के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, उसी को उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, यूनिट्स आ जाएंगी। दूसरे नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना। देखो ऐसे नंबर चलेंगे, और जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे ना तो साथ साथ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकल जाएगा। जैसे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है, वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल जाएगा। तो हम कहेंगे भाई फिर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ये कैलकुलेट करना है। और जैसे ही आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लोगे ना, उसके बाद आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन होगा क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूले के साथ। और ये क्या होगा जरा देखो, n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो ये n होता है ना, ये जो n है ये n कुछ और नहीं है, ये n कुछ और नहीं है, ये n होता है आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा
वो और डिवाइड बाय जो आप एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे उन दोनों का रेशियो। बस अगर आपको ये 4 स्टेप पता होंगे तो आप इसकी रिवर्सिबल प्रॉब्लम और उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जहां पर परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाता है। पहले मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सिंपल समझ कर देखिए। यूनिट्स निकालनी है सबसे पहला काम। यूनिट्स क्या होती है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन परसेंटेज है, जिस भी स्पीसीज का परसेंटेज है, उसको उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड कर लो, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लो। एम्पेरिकल फॉर्मूले के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल ही जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकलने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल ही जाएगा। अच्छा, ये पूरा करते कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई। इधर देखो, इधर हमने देखा, इसने पूछा द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड आर CH2O and 180 gram respectively. What will be the molecular formula of the compound? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। इसमें क्या कहा गया है कि जरा देखो, ये कह रहा है कि ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला? क्या है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला? ये हमारे पास होगा CH2O, यानी डायरेक्ट दे दिया, कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है। और जब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा, तो हम यहां से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा कि इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी नंबर की स्पीसीज हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ लो, इसका मास आ जाएगा, क्योंकि मास तो एडिटिव प्रॉपर्टी है भाई। तो हमने क्या लिखा, 1 इंटू में कार्बन प्लस 2 इंटू में हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू में ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे क्या कि सर कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? कार्बन का एटॉमिक मास था 12, तो 1 इंटू में 12 रख दिया, प्लस 2 इंटू में 1 रख दिया, प्लस 1 इंटू में 16 रख दिया। कितना आएगा? 12 और 2 14 और 16 हमारे पास आ जाएगा 30। कितना आया? 30। तो भाई ये तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। हम क्या निकालेंगे यहां से, जरा देखिए क्या निकालेंगे हम यहां पर। हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई। क्या था जरा देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर था? आप कहोगे सर N इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने सिखाया था यहां पर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर था N इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप लोग क्या करेंगे, सर N कैलकुलेट कर लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो CH2O दे रखा है, तो आपका निकल भी जाएगा। अच्छा, N कैसे निकालते थे? N हम निकालते थे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर मास 160 दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा जी, 160 डिवाइड बाय 30। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां पर 6 की मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? एम्पेरिकल फॉर्मूले के साथ, तो मेरे पास कितना आएगा? CH2O, यानी हो जाएगा C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज या फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो जरा देखो कौन सा आंसर होगा, C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर क्या आया? C। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा बताया कि भाई चारों चीजें अगर हम एक साथ सीख गए तो हर टाइप के क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और वैसे जब क्वेश्चन आते हैं IIT JEE में, तो वो छोटे छोटे स्टेप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम जरा बेटा जिसको डिटेल में कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जरा देखिए, मैं यहां पर एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को। टास्क ये है कि एक क्वेश्चन है जो आपको गिवन होगा, और उस क्वेश्चन के अंदर कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है। कितना कार्बन का परसेंटेज दिया है? मान लीजिएगा 85.72%, और आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज भी दे रखा है 14.28%, और आपको मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 28 ग्राम पर मोल या यूनिफाइड। वो क्या कहना चाहता है जरा देखो। वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो उसका आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो, या आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो। ये दो चीजें उसने पूछी है। तो जरा देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि जब किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा हो, तो आपका सबसे पहला काम होगा यूनिट कैलकुलेट करना। और जब आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो आप कैसे देखोगे कि भाई जो भी स्पीसीज होगी, मान लीजिए मुझे कार्बन की यूनिट निकालनी है, तो मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ कार्बन। फॉर्मूला क्या था? जो भी मेरे पास कार्बन का गिवन परसेंटेज होगा उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से, अगर मैं कार्बन का निकालूंगा।
तो मैंने देखा कि कार्बन का जो गिवन परसेंटेज है वो कितना हुआ, 85.72, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर वो होगा 12। कितना हुआ वो, 12। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है कि 85.72 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, आप सॉल्व करना, 7.14 आएगा। ठीक है भाई, सेम टू सेम। अगर मुझे मान लीजिएगा मुझे हाइड्रोजन की यूनिट निकालनी हो तो क्या करूं मैं कि यूनिट ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा गिवन परसेंटेज जो भी हाइड्रोजन का रहा होगा डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। राइट और रॉन्ग, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। तो जरा मैंने देखा कि जब आपको ये बात पता लग गई है तो आप वैल्यू क्यों नहीं पुट करते। क्वेश्चन के अंदर आपको 14.28 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 14.28 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, आप कहोगे सर 1 है, वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 14.28। और सुनो, कहानी सुन लो, अब यहां के बाद जैसे ही आपने यूनिट निकाली इसके बाद आप तुरंत कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। जब आपको ये बात पता होगी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ये था तभी तो आप बता पाओगे ना कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट करते हैं और ये इसलिए कैलकुलेट किया। तो जरा देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन बताता हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूले की एक डेफिनेशन बता देता हूं। द फॉर्मूला which represents the simplest ratio of all the elements present within a molecule is known as empirical formula। क्या हुआ बेटा जी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जरा देखो, हम लोगों को ये बात पता लग गई है कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो को एक्सप्लेन करता है या बताता है। अब मुझे एक बात का पता है कि उस कंपाउंड के अंदर अगर मुझे दो टाइप के परसेंटेज दे रखे हैं, जैसे मान लो कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो भाई उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे। और यदि मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, कार्बन का रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ऐसे ही निकलेगा भाई, जो सिंपलेस्ट रेशियो बताए। तो ये जो आपको कार्बन की वैल्यू पुट करनी है वो बेसिकली आपको परसेंटेज नहीं करना है, जो भी आप यूनिट यहां से कैलकुलेट करते हो उन यूनिट्स को आप इस रेशियो में अरेंज कर देना। जैसे मान लो मैंने देखा कि कार्बन का रेशियो 7.14 आया, तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, 7.14 ऐसे रखा, रेशियो बनाई, और हाइड्रोजन का यूनिट कितना आया 14.28, तो आप यहां पर क्या कर दोगे 14.28 ऐसे मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपको यह देखना है कि इन दोनों में अगर कोई और भी होता, उन तीनों में और कोई होता, उन सब में जो भी सबसे छोटी वैल्यू होती है उस वैल्यू से आप इन सब को डिवाइड कर देंगे। जैसे 7.14 यहां पर छोटा है तो 7.14 से मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जैसे मैंने डिवाइड किया तो आप देख पाएंगे बेटा, आप देख पाएंगे कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आ गया हमारे पास। क्या रेशियो आएगा, 1:2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके अंदर एक कार्बन था तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो जो हमारे पास CH2 आया, अगर उसके अंदर एक कार्बन था तो 2 हाइड्रोजन होंगे। ये क्या आया हमारे पास, आपको कहे सर ये हमारे पास तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है। अब आपको क्या निकालना है इससे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि बहुत सिंपल था। क्या करेंगे उसके लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है N इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास N होता है यह बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास या मोलिकुलर मास जो हमें दे रखा है वो 28 है, और एम्पेरिकल फॉर्मूले से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना, एक कार्बन का मास 2 हाइड्रोजन का मास, तो आपके पास आएगा 14।
तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा जी, 2 आएगा, राइट। और जैसे हम 2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहां पर, 2 इंटू में CH2 जो बराबर होगा C2H4। और आप देख सकते हैं इस कंपाउंड का जो पहले वाला क्वेश्चन था एल्कीन, है ना भाई, इथीन का पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन 85.72 और 14.28 आए थे, राइट, और मोलिकुलर मास 28 आया था। लेकिन अगर हमारे पास ये डेटा होगा और हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हम दोबारा से मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए भाई, फुल स्पीड के साथ। चलो, ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूसरे टास्क के साथ समझाता हूं। कैसे होगा जरा देखिए भाई। जैसे मान लीजिएगा, है ना, इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो भाई, मान लीजिएगा आपके सामने फिर से मैं वही टास्क दे रहा हूं। टास्क क्या है आपके पास, सीखना है आप लोगों को कि भाई एक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है ना वो मेरे पास 40% है, राइट। और फिर मैंने कहा कि इसके पास हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 6.66% है, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 53.34% है, और मॉलिक्यूलर मास जो दे रखा है वो 60 यूनिफाइड या ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो जरा देखो, अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई अगर ये डेटा हमें किसी क्वेश्चन में मिल गया तो या तो आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करिए या लास्ट तक आप कैलकुलेट करते जाइए, आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करिए। तो जरा देखो, अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो पहला टास्क क्या था, जल्दी से बताइए। मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहला काम क्या होगा, पहला काम कैलकुलेट है, काम होता है बेटा जी यूनिट्स को फाइंड करना। क्या करना, यूनिट्स को निकालना। और अगर मैं यूनिट निकालने लगा तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, जरा देखिए। मुझे पता है कि मैं कार्बन की यूनिट निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा यूनिट ऑफ कार्बन बराबर होगा कार्बन का जो भी परसेंटेज है, क्या था 40, तो मैं यहां पर लिखूंगा गिवन परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइड बाय एटॉमिक मास। मैंने देखा कि ये वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिवाइड बाय 12, इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, तो ये मेरे पास आएगा 3.33, राइट। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा 3.33। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या बेटा जी, यूनिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या बनेगा, आप कहोगे भाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 6.66, तो यहां पर आप क्या रखोगे 6.66 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा सोच कर देखिए, आप कहोगे सर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो तो 1 है, आप 1 पुट कर दीजिए, यहां पर कितना आएगा 6.66, कितना आएगा 6.66, ठीक है। अब जरा देखो, हमने 2 की यूनिट निकाल ली है, तीसरी यूनिट निकालनी है हमें। मैं निकालने जा रहा हूं बेटा जी यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, परसेंटेज ऑफ जो भी आपको दे रखा है ऑक्सीजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 53.34 डिवाइड बाय 16, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 3.33% यूनिट। पहला काम पूरा हो चुका है। पहले काम में हमने क्या किया कि जितनी भी स्पीसीज थी उनका हमने यूनिट कैलकुलेट कर लिया। यूनिट कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे सर, अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना बहुत आसान था, याद करिए बहुत आसान था। क्या था बोला था मैंने दूसरे टास्क में कि एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो चुपचाप, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो चुपचाप, और आप क्या करेंगे जितनी भी ये यूनिट आई हैं उन यूनिट को आप एक रेशियो में लिख लो। जैसे मान लीजिए कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, कार्बन की यूनिट आई थी कितनी 3.33, रेशियो हाइड्रोजन की यूनिट कितनी होगी, आप कहोगे सर 6.66, ओके डन। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन की यूनिट कितनी होगी, आप कहोगे सर 3.33। अब मैं आंसर नहीं दूंगा भाई, अब तुम्हें आंसर देना पड़ेगा कि कौन से नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं। आप कहोगे सर अगर हमें आपको याद रहा
तो हमें याद रहेगा कि ये बात कि जो भी इनमें सबसे छोटा नंबर होगा उससे आपको डिवाइड करना है। तो मैंने क्या काम किया जरा देखो, मैंने 3.33 से इन सारी वैल्यू को डिवाइड कर दिया। क्या वैल्यू आई मेरे पास, बोलो भाई। आप कहोगे सर 1:2:1 ये वैल्यू आएगी हमारे पास। और इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? आप कहोगे सर यदि उसके अंदर एक कार्बन है, यदि उसके अंदर एक कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे, और यदि 2 हाइड्रोजन हुए तो 1 ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? 1 ऑक्सीजन होगा। ये तो कमाल की बात हो गई। आप लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है, आप लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है। और यदि मैं यही से आपसे कहूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो, बस आपका क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या करोगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बराबर होगा सर 1 इंटू में कार्बन, 2 इंटू में हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू में ऑक्सीजन। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे बेटा, यहां पर 1 मिनट रुकते हैं जरा देखो, तो हमें पता लगेगा सर कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया है वो बराबर होगा कितना, 12 प्लस 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 30। और यहां के बाद हम निकालते हैं n, और n क्या होगा, बोलो बोलो, n क्या होगा? आपको कहे सर n होता है मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो कि हमें यहां पर दिया है और जो हमने निकाला है। तो हमारे पास 60 डिवाइड बाय 30, n की वैल्यू कितनी आई 2। और जब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो बराबर होगा n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है ध्यान से देखो, CH2O। तो यहां पर क्या लिखेंगे, CH2O मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, C4C2H4O2। तो ये वो तरीका है जब आप इससे रिवर्स प्रॉब्लम कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, ध्यान से देखो। किसी भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना देखा, उसके परसेंटेज कंपोजिशन निकालने सीखे, और परसेंटेज कंपोजिशन अगर निकालने आ गए तो वापस हम दोबारा से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे, अगर हमारे पास ये चीजें याद रही तो। इसमें क्या करना है, हमें याद रखनी है कि पहला काम यूनिट कैलकुलेट करना है, दूसरा काम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते ही क्या कर लोगे, आप लोगों को उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, n की वैल्यू निकालोगे और देन लास्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। चलो देखते हैं भाई आगे। बस एक लास्ट टास्क, एक लास्ट टास्क, क्योंकि बच्चों को लगेगा सर बस लास्ट टास्क करवा दिए, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दीजिए, फिर तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा हो जाएगा। तो कैसे करना जरा देखो। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर, तीसरा टास्क दे रहा हूं मैं, अगर आपके पास कार्बन का परसेंटेज दिया होगा 52.17% और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया होगा कितना 13.04% और आपको दिया होगा ऑक्सीजन का परसेंटेज 34.78% और मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 46 यूनिफाइड, या ग्राम पर मोल भी हो सकता है, लेकिन मैं ग्राम पर मोल का यूज तभी यूज करूंगा जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, अभी यही करते हैं कि सर हमारे पास ये टास्क था, ये चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर मिली, हम इससे कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें, एक बार फिर से बताइए। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या सिखाया है कि कुछ भी आपको याद रहे ना रहे, है ना, सब कुछ भूल जाना, बस यूनिट निकाल लेना। और जैसे ही आप यूनिट निकालोगे अलग अलग स्पीसीज की, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यूनिट ऑफ कार्बन। यूनिट ऑफ कार्बन कैसे निकलेगी सर, जो भी परसेंटेज होगा गिवन कार्बन का, आप वो क्या करेंगे कि गिवन परसेंटेज ऐसे लिखेंगे, गिवन परसेंटेज ऑफ कार्बन और डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास, ऐसे कर देना, यूनिट निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगा भाई, कार्बन का गिवन परसेंटेज है 52.17, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 52.17, और सुनो यहां पर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12, वैल्यू पुट कर देना। आगे थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तुम्हें आती होगी, सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 4.34 आएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यूनिट ऑफ
हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। बड़ा खतरनाक है भाई, हाइड्रोजन की कैलकुलेशन सबसे खतरनाक होती है भाई, धरती पे ये कैलकुलेशन होनी बहुत मुश्किल है। तो क्या करेंगे हम यहां पर, गिवन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और क्या हो जाएगा ये, गिवन परसेंटेज था सर 13.04, तो यहां पर कितना लिखेंगे 13.04, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, आप कहोगे सर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो याद नहीं है, भूल गए, हाँ, शर्म नहीं आई तुम लोगों को, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 1, तो यहां पर जैसे आप 1 पुट करोगे तो मेरे पास आएगा 13.04। आगे देखो, अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो मेरे पास आएगा यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालोगे, गिवन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, गिवन परसेंटेज कितना है एटॉमिक उसका ऑक्सीजन का 34.78, तो यहां पर रखेंगे 30.78 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, आपको सर 16 है, वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा कितना 2.17, कितना आएगा 2.17। जैसे ही आप यूनिट कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद का काम, बोलो बोलो, उसके बाद का काम, आप कहोगे सर उसके बाद तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते थे, हमें याद आ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और जैसे ही आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सर जो भी आपकी यूनिट आई है उन यूनिट को आप एक रेशियो में रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, और ये यूनिट की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा 4.34 रेशियो 13.04 रेशियो, और यहां पर आएगा 2.17। यहां से मैंने आपको सिंपलेस्ट रेशियो बनाने का एक तरीका बताया था कि जितनी भी वैल्यू होंगी इन वैल्यू में जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना। मैंने क्या काम करा, इधर इसको भी 2.17 से डिवाइड किया, इधर इसको भी 2.17 से डिवाइड किया, और इधर इसको भी 2.17 से डिवाइड किया। सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आया कि यहां पर तो आया 2, यहां पर आया 6, और यहां पर आया बेटा जी क्या 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C2H6O ये उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा सर। और यदि ये आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर लोगे, आप कहोगे सर एम्पेरिकल फॉर्मूले से तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, और आपके पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा वो बराबर कितना आएगा 2 इंटू में कार्बन प्लस के 6 इंटू में हाइड्रोजन प्लस के 1 इंटू में ऑक्सीजन, राइट। अब जरा देखो, जैसे ही मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू में कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास, बोलो बोलो, आप कहोगे सर कार्बन का एटॉमिक मास होगा सिर्फ 12, तो यहां पर आपको 12 पुट करना है। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, आप कहोगे सर 1, तो यहां पर 1 पुट कर देना है। ऑक्सीजन का कितना होगा, आप कहोगे सर ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 इंटू में 16। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 46, कितना आया 46। और अब जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एन की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना भाई, एन की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास क्या होगा जरा देखो, मॉलिक्यूलर एन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 46 जो कि गिवन है, डिवाइड बाय 46 जो कि हमने कैलकुलेट किया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, आएगी वैल्यू 1। तो यहां से आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यह बराबर होगा बेटा किसके सर 1 इंटू में C2H6O, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H6O। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है जब कभी भी आपको कोई भी टास्क दिया हो किसी क्वेश्चन के अंदर, इस तरह का रिवर्सिबल प्रॉब्लम वाला, और डायरेक्ट वाला तो आपको आता ही है, मॉलिक्यूलर मास निकालो परसेंटेज निकालो सीधा सीधा, ठीक है भाई। अच्छा चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं भाई आगे फुल स्पीड के साथ। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन अब IIT JEE में भी आया था एक बार, और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्या है जरा देखिए, इसने क्या कहा है, इफ एन आयरन ऑक्साइड, आयरन का एक ऑक्साइड है, हैज 69.9 मास % ऑफ आयरन, और मोलर मास यानी
एक मोल के अंदर मैंने कहा था कि अगर भी आपको ग्राम पर मोल ले या यूनिफाइड ले तो कोई दिक्कत होगी नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो वो 56 है एंड 30.1 मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी, क्या होगा? चलो देखते हैं क्या कहा इसने कि भाई जो एटॉमिक मास है Fe का वो दे रखा है 56, ठीक है, जो जो वैल्यू दे रखी है, और इसने आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ आयरन देखो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ आयरन Fe वो दे रखा है हमारे पास 69.9, ठीक है मान लिया, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 30.1 ये दे रखा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया नहीं है, लेकिन नालायक को हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो पता ही है ना, 16 होता है, ठीक है। और उसने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है भाई, वो क्या होगा जरा प्लीज बता दीजिए। तो हमने क्या काम किया, पहला काम हमारा क्या है, यूनिट कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? यूनिट। जैसे हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ आयरन। और आपको यह भी याद होगा यूनिट ऑफ आयरन पहले क्या करते थे हम कि जो भी यूनिट कैलकुलेट करते थे उसको रेशियो में रख देते एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यूनिट ऑफ आयरन रेशियो यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। यूनिट को कैसे लिखेंगे सोचकर बताइए, यूनिट ऑफ आयरन कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर जो भी गिवन परसेंटेज होगा 69.9 उसको डिवाइड कर देना किससे, आयरन के एटॉमिक मास 56 से, रेशियो यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, सर जो भी ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा तो ये 30.1 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, जल्दी से देखो, आप कहोगे सर 16। आपने इस तरह से दोनों की यूनिट को रेशियो में रख दिया, फिर आपने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आया जरा देखो, यहां पर आएगा 1.24 समथिंग, इसको 1.25 लिख देंगे, और यहां पर आएगा 1.88 आसपास, ठीक है भाई 1.88। फिर हमारा काम क्या होगा कि जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उस वैल्यू से दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देना है, ठीक है भाई। तो इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, 1.25 छोटी वैल्यू हो गई, तो मैंने लिखा कि भाई ये हमारे पास 1.25 डिवाइड बाय 1.25, ठीक है। सॉल्व करने के बाद 1 रेशियो, और यहां पर आएगा बेटा जी कितना 1.5, ये आएगा 1 रेशियो 1.5। सॉल्व करके देखना आएगा, यही आएगा। अब जरा देखो आगे क्या करना है। जब आपके पास ये आ चुका है कि भाई 1 रेशियो 1.5, आप जैसे इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 रेशियो 3। इसका मतलब 2 आयरन के थे Fe2, 3 ऑक्सीजन के थे Fe2O3। आपका तुरंत फॉर्मूला आ जाएगा क्या, Fe2O3, और आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दोगे, राइट। तो ये था हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और ये था हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर गिवन होगा उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना। और जो ये मानता हूं मैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब स्टार्टिंग की क्लास के ना मैंने आपको एक डाउट छोड़ा था आपके माइंड में, आपको शायद याद नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ये यूनिफाइड है, ये जो AMU है ये कैसे किसके बराबर होती है और क्यों होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब वो टाइम आ गया बेटा कि उन वैल्यूज के बारे में बताना, कि वो यूनिफाइड U को और AMU को हम किसके बराबर मानते हैं। जरा देखिए, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लो मेरे पास कार्बन है, मेरे पास कार्बन का एटम है, ठीक है भाई, और मैंने देखा कि इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे, और बाहर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, घूम रहे होंगे। आप मुझे ये बताओ कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा। आपने पूरा माइंड लगाया, माइंड लगाने के बाद बोला कि सर मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, और इसका मतलब होगा अगर 6 प्रोटॉन है तो हम लिखेंगे मास ऑफ 6 प्रोटॉन, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी एटॉमिक मास, प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, यही करेंगे ना बेटा। अगर हमारे पास जो मास है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी तो हम ऐसे लिखेंगे, ना कि हम P+N लिख कर डायरेक्ट लिख देते हैं। अब मैं आपको यूनिफाइड और AMU की बिल्कुल बेसिक चीज बताऊंगा। अब मुझे एक बात का पता है
कि मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है। अगर मैं बात करूं मास ऑफ, मैं छोटा सा लिख देता हूं इधर कि भाई मास ऑफ वन प्रोटॉन बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, ठीक है, किलोग्राम। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है, तो वन न्यूट्रॉन भी हम लिखेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। अब जरा देखो यहां पर मेरे पास कितना हो गया, 6 प्रोटॉन का मास और 6 न्यूट्रॉन का मास। तो मेरे पास आया कितना भाई कि भाई 6 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27, राइट, प्लस 6 न्यूट्रॉन है तो 6 इंटू में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, यही तो कर रहे हैं हम लोग। अभी जो वैल्यू चल रही है ना बेटा, ये वैल्यू चल रही है ग्राम, सॉरी किलोग्राम में, क्योंकि ये वैल्यू हमने किलोग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई यहां पर 6 और 6 को ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा 12 इंटू में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ऐसे मैंने इसको लिख दिया भाई ऐड करने के बाद। आप मुझे बताओ जब आप 9th क्लास में थे इसी एटॉमिक मास को क्या लिखते थे, A इक्वल्स टू P प्लस N के हिसाब से आप लिखते थे 12 यूनिफाइड और हम लिखते थे 12 AMU। बात समझ में आई? ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बोलो बोलो आपको के सर यस ऐसे ही करते थे, 12 यूनिफाइड या फिर 12 AMU, एक एटम की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने देखा कि ये मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मैंने ये मेथड यूज किया। और इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे ना तो कंपेयर करने पर पता लगेगा कि बेसिकली ये 12 और ये 12 तो सेम है, बस ये वाली वैल्यू किसके बराबर आई है, ये वाली वैल्यू किसकी जगह पर आई है, आप कहोगे यूनिफाइड की जगह पर आई है या फिर AMU की जगह पर आई है। तो यहां से हमें क्या बात का पता लगा, यहां से हमें पता लग गया है सर 1 यूनिफाइड इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, ऐसे इसके बराबर होता है। या फिर 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम, इसके बराबर होता है। या फिर सर आप कह लीजिए कि ये 1 यूनिफाइड का मतलब हुआ मास ऑफ न्यूट्रॉन या और मास ऑफ प्रोटॉन, ये सिर्फ इसका मतलब हुआ बेटा, राइट। तो ये जो कंफ्यूजन था, ये तुम्हें लगता था कि पता नहीं यूनिफाइड कैलकुलेट करने में बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करनी होती होगी, पता नहीं क्या क्या करना होता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर सिंपली चीजें पता होंगी तो हम आगे अपने सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और सारे के सारे आगे देखेंगे आप कि आईटी जेईई मेंस और आईटी एडवांस के कैसे कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन हम करते जाएंगे। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मनोबल कहीं भी गिरने ना दें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।